अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के आखिरी 2 दिन बचे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शाहपुर और सुजानपुर से इंतखाबी रैलियों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में फिर एक बार बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए। और बहनों, मैं आज आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही है, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के 2 दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्या आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं की हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए मैं देख रहा हूं, हिमाचल के राजनीतिक रिवाज को बदलने की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों ने उठाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाशुम्बे को एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला सड़क किनारे रुकवा दिया। एम्बुलेंस के क्रॉस हो जाने के बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ा। सड़क पर इस तरह अचानक पीएम का काफिला रुकते ही हिमाचल पुलिस और दीगर खुफिया एजेंसियों में खलबली सी मच गई। मोदी हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांगड़ा के चौकी मैदान में बीजेपी कैंडिडेट्स के हक में एक इलेक्शन मीटिंग को खिताब करने के बाद गगल एयरपोर्ट लौट रहे थे। एयरपोर्ट से पीएम को हमीरपुर के सुजनापुर में रखी गई अपनी दूसरी रैली में पहुंचना था। मोदी का काफिला एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर था कि उन्होंने सड़क किनारे एक एम्बुलेंस खड़ी देखी। इस पर मोदी ने फौरी अपना काफिला रुकवा दिया और कहा कि पहले एम्बुलेंस को निकाला जाए। एम्बुलेंस के रवाना होने के बाद मोदी का कारवान एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उन्होंने सुजानपुर रैली के लिए उड़ान भरी। पीएम मोदी ने जिस एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रुकवाया वो कांगड़ा के ही टांडा में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज से आ रही थी। इसमें 43 साल की खातून की डेड बॉडी थी। सोलन जिला के नालागढ़ के करीब पंचघेरा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंतखाबी मीटिंग को खिताब किया। कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप बाबा की ताईद में इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर हमेशा इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया। बीजेपी के कायदीन अगर एमएलए और एमपी बने तो किसी स्कूल या कॉलेज से तो पढ़े होंगे। जिन तालीमी इदारों में पढ़कर बीजेपी के लीडर एमएलए या एमपी बने हैं वो कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों ने ही बनाए हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज मोदी भी नहीं होते। मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला,
इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। और वो हमको बार बार ये कहते हैं, कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? कांग्रेस के लोग कभी चुनाव कराए हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं अब उनसे पूछूंगा, आपके कितने डेलीगेट्स थे? आपके कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे? आप किस ढंग से चुनाव कराया? ये मुझे हिसाब दो जनता को। ये जुमले नहीं है, जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए भाई? आया 9 साल में? कहां है 15? क्यों झूठ बोलते हैं लोग? क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भैया? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। 18 करोड़ अगर नौकरियां होती तो इतने युवा लोग बेकार होकर सड़क पर नहीं घूमते थे। और आप अग्निपथ योजना लाके, अग्निवीर बना के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अरे हाइस तो भर्ती करो पहले, जो नौकरियां है वो तो भर्ती करो। मेरा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फौज को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और उसके लिए ऑपरेशनल तैयारियों को हर वक्त सख्त और चौकन्ना रखने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने 4 जुम्मे को फौज के आला कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दी से निपटने और जरूरत पड़ने पर इंतजामिया की मदद करने में अफवाज के किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने जोर दिया कि मुल्क की 1 अरब से ज्यादा आबादी का फौज पर मुकम्मल एतमाद है और फौज मुल्क का सबसे काबिल एतमाद इदारा है। उन्होंने कहा कि मुझे फौज और उसकी क़यादत पर पूरा भरोसा है। फौज की आला सतह की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों को सराहते हुए वजीर दिफा ने कहा कि इत्मीनान और खुशी की बात है कि फौज सनती दुनिया के साथ मिलकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिश तेज कर रही है। इसे खुद इन्हिसारी के साथ साथ देसी बनाने से फौजी जदीदियत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मॉस्को से तेल खरीदना हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद है और वो उसे जारी रखना चाहेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने बात रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव के साथ 2 तरफ़ा बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस से तेल की दरामद से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कही। वज़ीर ख़ारजा ने तवानाई के बाजार पर दबाव के बारे में बात करते हुए कहा कि तेल और गैस की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सारिफ के तौर पर बगैर किसी आला सतह की आमदनी के एक सारिफ की हैसियत से हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हिंदुस्तानी सारिफिन के पास बैनुल अक़वामी मंडियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद शराइत तक सबसे अच्छी रसाई हो। I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I am here today with a delegation to review our cooperation, to see how we can take it forward, to create a long-term sustainable basis, I think says most of all. For us, Russia has been a steady and time-tested partner, and as I said, any objective evaluation of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady.
as regards, the oil supply issue, there is a मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज बीजेपी की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शहरियत तरमीमी कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी सीए और एनआरसी का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी सूरत में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रियासत को तकसीम करने की कोशिश कर रही है और अलहदगी पसंदी को हवा देने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने इस बात का अदा किया कि वो कभी भी रियासत की तकसीम की इजाज़त नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी इलेक्शन करीब आता है बीजेपी सीए और एनआरसी को नाफिज करने की बात करने लगती है। चूंकि इस साल के आखिर में गुजरात में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और 1.5 साल बाद लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का मसला उठाया जा रहा है। कृष्णा नगर में जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी फैसला करेगी कि कौन शहरी है और कौन नहीं। मुतवा समाज के तमाम अफराद इस मुल्क के शहरी हैं। बांग्लादेश से आने वाली कम्युनिटी शुमाली 24 परगना और नदिया जिले में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत के शुमाली हिस्सों में राजवंशियों और गोरखों को भड़काकर मगरबी बंगाल में अलहदगी पसंदी को हवा दे रही है। দিনের কাজ করে গরিব মানুষগুলো আজকে কত পিঠে তারা টাকাটা পায়। 1 বছর ধরে টাকা দিচ্ছে না। আমাদের টাকা তুমি তুলে নিয়ে যাচ্ছ ডিএসটিতে, আর তুমি আমাদের টাকা নিয়ে আমাদের ফেরত দেবে না। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हक इत्तलात कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बुनियादी मकसद शहरियों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाना, शफाफियत लाना, बदउनवानी से पाक निज़ाम की तश्कील और जमहूरियत में अहले वतन के किरदार को मजबूत बनाना है। ओम बिरला चाशुम्बे को विज्ञान भवन में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से मुनक़िदा सालाना कॉन्फ्रेंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव आरटीआई के जरिए शहरी मरकजी हुकूमत के उन्वान पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आरटीआई के मौसर इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता और बदउनवानी से पाक हिंदुस्तान की तामीर में मदद मिलेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर कहा कि शफाफियत और अवामी शिराकत मोदी गवर्नेंस मॉडल की खुसूसियात हैं। उन्होंने कहा कि जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में मरकज़ का इख्तियार संभाला है तब से शफाफियत, जवाबदेही और शहरियों पर मबनी कामकाज गवर्नेंस मॉडल की पहचान बन चुके हैं। नीतियां, पॉलिसीज, योजनाएं जब सरकार बनाती है तो उसका एग्जीक्यूशन करते समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जवाबदेही जब आएगी, जब नीचे तक का व्यक्ति को उस नीतियां, कार्यक्रम, योजना की संपूर्ण जानकारी होगी, जिसके लिए योजनाएं बनी उसको योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक समाज की कल्याण की योजनाएं पहुंचे जिससे उसके जीवन का परिवर्तन हो। और सरकार ने इसीलिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए आज डिजिटल पेमेंट की एक नई व्यवस्था शुरू की है। हम जितना ह्यूमन सोर्स का उपयोग कम करेंगे उतनी अधिक पारदर्शिता आएगी। और आपने देखा होगा कि शासन ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा के अंदर बड़ी स्तर पर कार्य योजना बनाई है। देश के अंदर हर गांव के अंदर डिजिटल नेटवर्क पहुंचे उसके लिए व्यापक रूप से काम हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो इसके लिए काम हुआ है। और सभी योजनाओं का पेमेंट और नीतियों, कार्य योजनाओं की पॉलिसी के साथ डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करोड़ों रुपए का जो धन का अपव्यय होता था उसको पारदर्शी व्यवस्था करने का काम शासन में किया है। नीतियां
पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बैनुल अक़वामी सरहद के करीब आसमान में मंडलाते पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर गिरा। ड्रोन के साथ कोई मवाद नहीं मिला। ख्याल किया जाता है कि ड्रोन हेरोइन या हथियार छोड़कर वापस लौट रहा था। बीएसएफ और पुलिस ने चारशंबे की सुबह मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की। गिराए गए ड्रोन को बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टाल दी। साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने एक हलफनामा तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच जस्टिस अब्दुल नजीर, BR गवाई, AS बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना की बेंच ने मरकजी हुकूमत से जानकारी मांगी है कि नोटबंदी लागू करने से पहले क्या क्या अमल और क्या क्या इकदाम उठाए गए थे। इसी का जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कुछ दिनों का वक्त मांगा है। मरकजी हुकूमत ने 2016 की रात को अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत मुल्क में 500 और 1000 रुपए के नोटों को कैंसिल करने का, रद्द करने का फैसला किया गया था। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। वकील विवेक नारायण शर्मा ने मरकजी हुकूमत के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 से नोटबंदी के खिलाफ 57 और पिटीशन दर्ज की गई हैं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को मरकज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटबंदी को लेकर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने अपने 11,000 कंपनी के मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी 18 साल की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में मुलाजिमीन की छटनी कर रही है। मुलाजिमीन को निकालने का ऐलान कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने किया। उन्होंने इसके पीछे गलत फैसलों से रेवेन्यू में आई गिरावट को वजह बताया। मार्क ने कहा कि आज मैं मेटा की तारीख में किए गए कुछ सबसे मुश्किल फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने अपनी टीम साइज में करीब 13% कटौती करने का फैसला किया। इससे 11,000 से ज्यादा मुलाजिमीन की नौकरी जाएगी। हम खर्च में कटौती करके और Q1 तक हायरिंग को फ्रीज को बढ़ाकर ज्यादा एक्टिव कंपनी बनने के लिए कदम उठा रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग ने मुतासरा एम्प्लॉयज के लिए भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि फैसले के साथ साथ कंपनी इस जगह पर कैसे पहुंची, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि मैं इन फैसलों और हम यहाँ कैसे पहुंचे इसकी जवाबदेही के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि सभी के लिए मुश्किल है और ख़ास तौर पर मेरे इस फैसले से मुतासिर हुए हैं जो लोग हुए हैं उनको लेकर अफसोस है। इससे पहले कंपनी ने मंगल को जुकरबर्ग की कंपनी ने सैकड़ों एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुकरबर्ग इस मीटिंग में मायूस दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि छटनी में ज्यादा तादाद रिक्रूटिंग और बिजनेस टीम के एम्प्लॉयज की होगी। निकाले गए स्टाफ में फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के भी एम्प्लॉयज शामिल हैं। जुकरबर्ग ने निकाले जाने वाले मुलाजिमीन को लेकर मंगल को ही जानकारी दे दी थी। मेटा की ह्यूमन रिसोर्स हेड लॉरी गोलर ने ग्रुप को बताया कि निकाले गए एम्प्लॉयज को 4 महीने की सैलरी दी जाएगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चारशंबे को खेले गए सेमीफाइनल में 153 का टारगेट चेस कर रही पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तानी टीम 2007 में खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थी लेकिन जीती नहीं थी। आखिरी बार वो 2009 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और खिताब भी जीता था। आज खेले गए सेमीफाइनल में ओपनर बाबर आजम ने 53 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने 57 रन बनाए। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग रही। दोनों ने 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दिखाई। पूरे टूर्नामेंट में दोनों की ओपनिंग पर सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट लिए। मंगल को देर रात यानी सुबह तकरीबन 2 बजे के करीब दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बायस नेपाल में मकान गिरने से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत
6.3 रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया और लोग घरों से बाहर निकल गए। ज़लज़ले का मरकज पड़ोसी मुल्क नेपाल था। ज़लज़ले के झटके तकरीबन 1 मिनट तक वक्फे से महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज नेपाल के कालू खेती में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.3 बताई गई। सुबह तकरीबन 1:57 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजर रही है। दूसरी रियासतों की तरह यहां भी यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन राहुल गांधी से मुलाकात के लिए बेताब हैं। महाराष्ट्र में इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज नांदेड़ के बलोली से यात्रा का आगाज हुआ और नायगांव में यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। गुज़िश्ता रोज यात्रा के दूसरे दिन टिकाली नांदेड़ रोड पर लोगों का जमे गफीर उमड़ पड़ा था। रोड पर 4 से 5 किलोमीटर तक लोगों और गाड़ियों की तवील कतारें नजर आई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की जगह ली। जस्टिस ललित की बतौर सीजीआई 74 दिन की मुख्तसर मुद्दत थी, जो 8 नवंबर को खत्म हुई। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक सीजीआई रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 16वें चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उन्हें 29 मार्च 2000 को मुंबई हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का किया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम पर अनगिनत तारीखी फैसले हैं। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक तारीखी फैसला सुनाया जिसने खवातीन के तौलीदी हुकूक को बड़े पैमाने पर फरोग दिया। यह हक गैर शादीशुदा या अकेली हामिला खातून को 24 हफ्तों तक इसकात हमल करवाने पर पाबंदी के कानून को मनसूख करके तमाम खवातीन को दिया गया। पहली बार अज़दवाजी अस्मत दरी की तारीफ करते हुए ऐसी शादीशुदा खवातीन को भी एक नया हक दिया गया जो अपने शोहरों के जबरदस्ती जिनसी ताल्लुकात की वजह से हामिला होती हैं। उन्होंने कहा कि इससे मसावत के हक की रूह की खिलाफ वर्जी होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ कई आईनी बेंचों का भी हिस्सा रह चुके हैं। अयोध्या का तारीखी फैसला, प्राइवेसी का हक, जिना को जुर्म से आज़ाद करना और हम जिन्स परस्ती को मुजरिम करार देना यानी आईपीसी के सेक्शन 377 साबरीवाला मंदिर में खवातीन के दाखिले और रहने का हुक्म दिया गया। वो इन जजों में से एक हैं जिन्होंने कभी कभी अपने साथी जजों से भी इत्तेफाक किया था। मशहूर आधार फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अक्सरियत से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि आधार को मनी बिल के तौर पर गैर आईनी तौर पर पास किया गया था और ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed
Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. केरला कैबिनेट ने चाशुम्बे को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के ओहदे से हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत चांसलर की जगह एक स्पेशल ऑफिसर को लाने की स्कीम बना रही है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रियासत के 9 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगा था। इस हुक्म पर तनाज़ा बढ़ गया। गवर्नर का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के वक्त यूजीसी के कवायद की अनदेखी की गई थी। हालांकि वाइस चांसलर से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। सीएम पिनराई विजयन ने इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वाइस चांसलर्स को गलत तरीके से हटाने की कोशिश की गई और उनके साथ नाइंसाफी की कोशिश की गई थी। तमिलनाडु की हुकूमत जमात डीएमके ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब पेश किया, जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को अमन के लिए खतरा करार दिया गया। मकतूब में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को अवाम की खिदमत करने से रोकने के लिए उनकी बरतरफी का भी मुतालबा किया गया। डीएमके ने सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए मकतूब में कहा कि गवर्नर आरएन रवि ने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के हलफ की खिलाफ वर्जी की है और वह असेंबली से मंजूर शुदा बिलों पर मुहर सबूत करने में गैर जरूरी तौर पर ताख़ीर करते हैं। वज़ीर आला एम के स्टालिन की क़यादत वाली पार्टी ने आरएन रवि को आईनी ओहदे के लिए नाअहल करार देते हुए कहा कि कुछ लोग उनके बयानात को मुल्क मुखालिफ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बयानात हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान को हवा देने की कोशिश करते हैं। वो बरतरफ किए जाने के मुस्तहिक हैं। हिमाचल में इंतखाबी मुहिम चला रहे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ठाकुर हिमाचल रोडवेज की खराब बस में धक्का लगाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हिमाचल में इंतखाबात के बाद बीजेपी कायदीन को यही करना है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि इंतखाबात चल रहे हैं क्या। एक और यूजर ने कहा कि अनुराग जी आगे भी कोई इलेक्शन स्टंट पाइपलाइन में है क्या। वीडियो वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा यूजर्स डबल इंजन की हुकूमत पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर प्रवीण कुमार ने लिखा कि हिमाचल में 5 साल से डबल इंजन की सरकार है और इसमें तरक्की इतनी हुई है कि मरकजी वजीर बस को धक्का लगा रहे हैं। यात्रा चाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना कायद संजय रावत को स्पेशल पीएमएलए अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई। अदालत ने संजय रावत की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। आज शाम संजय रावत जेल से रिहा हो चुके हैं। संजय रावत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा चाल की तामीर नौ में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।